हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं रिफॉर्म्स रिलेटेड टू द सिख कम्युनिटीज़। हालांकि इसमें हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और इसमें यदि कोई समस्या हो तो आप बताइए। कल मैंने आपको जो प्रीवियस सेक्शन में हमने राजा राम मोहन राय से हमने कनेक्ट किया था किसको, हमने उनकी मतलब उनकी जो विचारधारा आइडियोलॉजी उसके अगेंस्ट में हमने दयानंद सरस्वती को देखा था। इन्हीं के कंपैटिबल मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सर सैयद अहमद खान को देखा था। ये एक कंसेप्ट है जिसके बेस पर आप आसानी से सभी को समझ सकते हैं। अब राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की फाउंडेशन रखते हैं और ब्रह्म समाज की फाउंडेशंस के विपरीत, दैट मीन्स विरोध में 1829 में हमने देखा था धर्म सभा, ठीक है। और ये धर्म सभा
जस्ट अपोजिट ऑफ द ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के काम आपको याद हैं तो आप उसके अपोजिट सारे काम को यहाँ पर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन है। आवाज में कौन फर्क, ओके, मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, तो अब हम जो है रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और रिफॉर्म्स में हम कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं। धर्म सभा, और धर्म सभा जो है वो राधाकांत देव के द्वारा बनाई जाती है, या राधाकांत देव जो उसके फाउंडर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन आप जितना जोड़ेंगे उतना आपको जो है ठीक बेटर रहेगा, और जितना कनेक्शन आप जोड़ेंगे आप आसानी से इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सर सैयद अहमद खान को देखा, इनके जस्ट अपोजिट, इनकी आइडियोलॉजी के जस्ट अपोजिट, जस्ट सिमिलर लाइक द धर्म सभा, वो आपको देखने को मिलेगा। कौन? देवबंद और दारुल उलूम, देवबंद और दारुल उलूम आपको देखने को मिलेगा। ये आपको आज भी देखने को मिल जाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस तरीके से हमने इन चीजों को समझ लिया था, इस तरीके से हमने इन चीजों को जानने की कोशिश की थी। करेक्ट है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर बाकी कम्युनिटीज में भी सीख लेते हैं, जान लेते हैं, और वो है आपके सिख कम्युनिटी। ठीक है, तो सिख कम्युनिटीज की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं, और सिख कम्युनिटीज में हम थोड़ा सा डिस्कशंस करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे निरंकारी। ठीक है, निरंकारी के फाउंडर, ये चीज कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, ये तो बाकी थोड़ा आपको मेमोराइज करना होगा। अब निरंकारी जो है उनका काम क्या है? उनका काम है प्यूरिफिकेशन इन द रिटर्न्स इन द रिलीजन्स। ठीक है, याद करिए मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको यही बताया था जब मैंने आपको बोला कि दयानंद सरस्वती का कंसेप्ट क्या था। वो बोलते हैं कि वो वेद की तरफ हमें वापस आना है, वेद के कंसेप्ट की ओर हमें वापस आना है, और वेद की कंसेप्ट की ओर वापस जाना है। तो हमें क्या है, मतलब इसका मतलब हम भटक गए थे। ऑफ कोर्स सिमिलरली जो सिख कम्युनिटीज के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनलिटी को जो है अपने मूल से भटक जाते हैं, और जब अपने मूल से भटक जाते हैं तो यहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग इस तरीके का एक मूवमेंट चलाते हैं जिसमें निरंकारी या निराकार, याद करिए मैंने आपको जब थोड़ा बहुत बताया था तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि निराकार, एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु, मतलब हम किस गॉड की पूजा करते हैं? हम उस गॉड की पूजा करते हैं जो निराकार है। ठीक है, फॉर्मलेस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर सिख कम्युनिटीज में निरंकारी एक मूवमेंट चलाया जा रहा है, जस्ट टू जो है आपके वापस उसी सेक्शंस में आने के लिए जहां से हमारा ओरिजिन हुआ था, उसी चीज को, सिंगल गॉड की थ्योरी को, निराकार को ये एम्फसाइज करते हैं या उस पर फोकस करते हैं, उस पर आधारित है। तो जस्ट ये आप देखिए, तो दयानंद सरस्वती समझ में आ गए, वैसे ही आपको सिख कम्युनिटीज में आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने वही चीज बोला, इन्होंने रिचुअल्स, जो कस्टम्स, जो आडंबर आ गए हैं सिस्टम में, उनको ये क्या करने वाले हैं? हटाने वाले हैं। और देखिए द मूर्ति पूजा, दैट मीन्स आइडल वर्शिप्स, रिचुअल्स एंड द ब्राह्मण प्रीस्ट परफॉर्मिंग दीज रिचुअल्स। ठीक है, जो इसको स्वीकार करते हैं या जो इसको एक्सेप्ट करते हैं उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये वही चीज है, सेम काइंड ऑफ द। इसके बाद आते हैं नामधारी। अब देखो कुछ मूवमेंट्स जो हैं वो ये होते हैं कि वो रिलीजन्स के नाम पर शुरू होकर वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पॉलिटिकल सिस्टम में। तो यहां पर थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो है एक कूका आंदोलन जो है हम देख रहे हैं, पंजाब में एक कूका आंदोलन होता है 1857 में, बाबा राम रहीम के द्वारा होता है, राम सिंह के द्वारा, रहीम गड़बड़ बोल दिया मैंने, सॉरी। और ये जो हैं वो क्या बोलते हैं? दे वर नॉट टू वर्शिप द गॉड्स, दे ट्रीटेड वुमेन टू बी इक्वल टू द मेन। अब ये थोड़ा सामाजिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर हम उस चीज को समझेंगे कि वुमेन्स के राइट्स के लिए थोड़ा सा लड़ रहे हैं, और ये एक मूवमेंट कूका आंदोलन का एक पार्ट होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये हम थोड़ा सा देखेंगे। सिख सभा में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इसमें हमें ज्यादा नहीं समझना है, हमें कंसेप्ट को देखना है और उनको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेना है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा आपको मेमोराइज करना होगा। इट्स ऑब्जेक्ट वाज टू रिस्टोर सिखिज्म, टू पब्लिश द हिस्टोरिकल रिलीजियस बुक्स एंड टू प्रोपोगेट नॉलेज यूजिंग द पंजाबी। अब देखिए यहां पर क्या है, ये वही चीज है, ये भी बेसिक ही होगा जैसे हमने अभी निरंकारी को देखा है। हाँ, इनका जो तरीका ये है वो ये है कि वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सप्रेस मोर एज पॉसिबल गुरुमुखी,
गुरुमुखी दैट इज ए काइंड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द पंजाबी, मतलब पंजाबी भाषा की मैं बात कर रहा हूं। और हमने देखा था गुरु अंगद इस लिपि का इन्वेंशन करते हैं जब आपका ये सिख कम्युनिटी जो है डेवलप होता है। इसके फाउंडर गुरु नानक देव को हम कहते हैं जो गुरु है, और उनमें से सेकंड नंबर के गुरु हैं वो है अंगद। और वो अंगद क्या करते हैं, इस चीज को डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा पंजाब के लोगों को जोड़ा जाए। तभी तो आप क्या है एक स्पेशल बन पाएंगे, तभी आप जो है वो आपको मतलब देखने को मिल पाएंगे। अभी राकेश जी मेरा वॉल्यूम ठीक है? तो पंजाबी भाषा का उपयोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। इवन दिस लैंग्वेज इज गोइंग टू प्रमोटेड बाय द डिफरेंट लिटरेचर्स बुक्स, डिफरेंट आपके जो आपकी हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके माध्यम से अपनी बात करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो है देखते हैं कि सिख सभा का काम होता है। ठीक है, अब देखो आप थोड़ा सा आपने देखा मुस्लिम कम्युनिटीज में आप देखेंगे रिलीजियस से लेकर रिफॉर्म्स होते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटीज के अलावा हिंदू धर्म में भी आप देखते हैं बहुत सारे प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस, मतलब इनके अलावा भी कुछ और मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं जिसमें नाम आता है एक गुलामगिरी एक बुक है एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय द ज्योति राव फुले। ठीक है, ये ज्योति राव फुले जो हैं उनके द्वारा ये लिखी जाती है। और दूसरा हम देखते हैं उनकी ही वाइफ है जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। ठीक है, ये काफी इनका नाम चर्चा में आता रहता है, थोड़ा सा कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे। अब ये गुलामगिरी जो है वो क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुलामगिरी जो है वो वास्तव में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 1 2 3 4 इतने वर्षों से जो शूद्र वर्ग या जो निम्न वर्ग है या दलित वर्ग है वो झेलता आया है, उसके विरोध में एक जो है उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्राह्मण जो है ब्राह्मण वर्ग के प्रति जो है एक अपना विरोध प्रकट करना उस चीज से रिलेटेड है। तो इनका जन्म जो है एक माली परिवार में होता है। ऑफ कोर्स ठीक है, ये कहीं ना कहीं निम्न वर्ग में आपके इनका जन्म होता है। और जब ये इन चीजों से फेस करते हैं तो ये क्या करते हैं कि वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक कैंपेन चलाते हैं। और कैंपेन चलाने के लिए क्या करते हैं, एक सोसाइटी की फाउंडेशन रखते हैं, सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो शोधक मतलब आप कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन करना है। ठीक है, और ये मूवमेंट किसके खिलाफ है, नॉन ब्राह्मण्स, दैट मींस ठीक है मतलब वो लोग जो ब्राह्मण नहीं है वो लोगों को यूनाइटेड करना है और ब्राह्मणों के खिलाफ एक क्या कह सकते हैं एक आंदोलन करना है कि भाई हमें भी समाज में जो है आप जो डिप्रेस क्लास है उस वर्ग को क्या है अधिकार दिया जाए या उसको भी पढ़ने का अधिकार है। पहले हम देखेंगे शूद्रास जो हैं उनको कहीं ना कहीं पढ़ने का अधिकार नहीं है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनको शिक्षित, उनको जागरूक करना, इन सब चीजों के लिए ये काम कर रहे हैं। द नेम इज कॉल्ड, नाम याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले और इनका संस्था सत्य शोधक समाज। इनके द्वारा 2 बुक लिखी जाती हैं, एक सर्वजन सत्य धर्म और दूसरा आप देखेंगे गुलामगिरी ये बुक है दैट मीन्स ठीक है जो लिखी गई है डिप्रेस क्लास के समर्थन के लिए। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना होगा। इनका सपोर्ट करती हैं इनकी वाइफ जो कि जिनका नाम है सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले जो है वो विडो जो कह सकते हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या करती हैं, आपकी एजुकेशन के लिए काम करती हैं। ये मतलब ना केवल विडोज के लिए करती हैं बल्कि महिलाओं में शिक्षा की बात की जाती है। अब आप देखिए कि जरा थोड़ा सा गौर फरमाइए कि आज की डेट में भी आप देखते हैं कि देयर आर द लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू द कंसेप्ट। ठीक है, हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो आज की डेट में क्वेश्चनेबल हो जाती है वुमेन्स को लेकर कि कभी ऐसा है कभी वैसा है, ये नहीं करिए कभी वो नहीं करिए। तो उस जमाने में तो और ज्यादा रहा होगा। हम कब की बात कर रहे हैं, 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात कर रहे हैं। वुमेन्स के प्रति लोगों को या डिप्रेस क्लास के प्रति आप देखते हैं कि कई ऐसी घटनाएं आज की डेट में हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती हैं। तो ये उस जमाने की बात है जब ये लोग जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं। धर्म सभा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट वाज ए काइंड ऑफ द ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी और ये ऑर्थोडॉक्स है और इसका उद्देश्य क्या था, केवल ब्रह्म समाज के विरोध के लिए काम करना। तो इनके ऑब्जेक्ट क्या होंगे, व्हाट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दे आर गोइंग टू अडॉप्ट। ऑब्जेक्ट्स इनके जो होंगे वो वही होंगे जो ब्रह्म समाज के हैं। मतलब ब्रह्म समाज ने बोला कि सती प्रथा होना नहीं चाहिए, तो इन्होंने क्या बोला नहीं सती होना चाहिए। तो इनका जो कंसेप्ट है उनको अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। जो ब्रह्म समाज के हैं जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए।
ठीक है, तो ये बस चीज है। और ये ऑर्थोडॉक्स होगा, ये राधाकांत देव जो है इसके फाउंडर होते हैं, और इनका काम ये है कि धार्मिक स्थिति का बचाव, मतलब रिलीजियस जो स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं क्या है, बचाकर रखना है। एबॉलिश ऑफ द सती, दैट मींस अपोज द एबॉलिश ऑफ द सती सिस्टम, वो सती प्रथा का विरोध भी करते हैं। और ये 1829 में इसकी फाउंडेशन रखी जाती, जस्ट द नेक्स्ट ईयर ऑफ द ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं, ये वापिस आ गए, सॉरी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, खास को थोड़ा हम डिस्कस कर रहे हैं, इतना हमें ज्यादा नहीं जाना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है उनका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कनेक्शन हमने पीछे देखा है, ठीक है, और इनका जो मेन नाम आता है वो आता है विधवा पुनर्विवाह के लिए, दैट मींस हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इट वाज गोइंग टू कंपोज, या कह सकते हैं इनेक्टेड इन 1856, 1856 की बात होती है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इसके लिए प्रयासों के लिए काम करते हैं, वो हमें थोड़ा सा देखना है, बाकी इतना हमें जाना नहीं है। ठीक है, इनका कनेक्शन हम पीछे देख चुके हैं कि इनका कनेक्शन कहां से है, उनको आप देख लीजिए। ये है पंतुलू, ठीक है। ये अब देखिए इन्होंने क्या किया, विवेकावर्धिनी टू प्रमोट द इनलाइटमेंट। अब ये क्या है कि साउथ में थोड़ा सा इनका नाम देखने को मिलता है, ठीक है। ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने विवेकावर्धिनी नाम की एक पत्रिका लिखी। उद्देश्य क्या है, सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स कैसे होगा, डिफरेंट टाइप्स के पोस्ट के द्वारा होगा। पोस्ट का मतलब यहां पर जो है वो लिटरेचर्स या अपने विचार के द्वारा। तो इन्होंने अपने विचार, सोशल मीडिया तो था नहीं भाई, तो सोशल मीडिया नहीं था, तो इन्होंने अपना विचार किस पर रखा, इन्होंने अपना विचार एक मैगजीन के द्वारा रखा। और ये मैगजीन कौन सी है, ये मैगजीन जो है वो आपको देखने को मिलेगी विवेकावर्धिनी। ठीक है, सीधी सी बात है, बुद्धि या एनलाइटमेंट की यदि हम बात करें तो विवेक मतलब क्या है, उस चीज को आप कनेक्ट करके देख सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एमजी रानाडे साहब की, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। रमाबाई रानाडे जो उनकी वाइफ होती हैं, और वो इनके साथ काम करते हैं, और इनका उद्देश्य जो है विडो के लिए काम करना। ठीक है, विडो के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। और एमजी रानाडे को हम ऑलरेडी जान चुके हैं, डू यू रिमेंबर, हमने देखा था कि ये क्या है कि महाराष्ट्र में सोक्रेट का काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सुकरात का काम कर रहे हैं, और इस तरीके से हमने इनके कंसेप्ट को समझा था। ठीक है, और इनका क्या है, इन पर प्रभाव कहाँ का है, ब्रह्म समाज का। याद करिए पीछे जाकर, ठीक है। रानाडे और उनकी पत्नी रमाबाई ने महिलाओं के लिए कंट्रीब्यूट किया, और इनका कंट्रीब्यूशन मेन ये है कि ये विडो के लिए काम कर रही हैं, विधवा महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। और इसके लिए मुंबई और पुणे में शारदा सदन या शारदा भवन या शारदा स्कूल की स्थापना की है। इस तरीके से हम इनके कंट्रीब्यूशंस को समझ पाते हैं। तो इतना हमें नहीं समझना है, मेन जो मैंने आपको है वो ऑलरेडी समझा दिए हैं। अभी हम उनका कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं, जस्ट हमें वहां से कॉपी पेस्ट करना है कि कौन किसका कंपैटिबल है, और आसानी से आपको याद हो जाएगा। इतना ज्यादा आप जाएंगे तो यू विल गेट हॉच पॉच। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको हॉच पॉच हो जाएगा, और हॉच पॉच यदि हो गया तो फिर थोड़ा आपको याद करने में दिक्कत होगी। अब जो कुछ भी हमने आज सीखा है, जो कुछ भी हमने पिछले 2-3 एपिसोड्स में देखा है, उसका क्या रिफॉर्म्स, उसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। व्हाट काइंड ऑफ द रिफॉर्म्स वी विल ऑब्जर्व इन द सोसाइटी एज वी हैव सीन द रेनेसां इन इंडियन हिस्ट्री। अब देखो इसका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहली तो बात हम देखेंगे द क्रिएशन ऑफ द नेशनल अवेकिंग अमंग द मासेस। ठीक है, जनता के बीच में क्या हो रहा है, एक नेशनलिज्म जैसी एक फीलिंग्स आ रही है। ठीक है, नेशनलिज्म की फीलिंग्स का मतलब ये है कि देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, पुलवामा अटैक हुआ था। डू यू रिमेंबर पुलवामा अटैक, ठीक है ना, 14 फेब समथिंग कुछ था, ठीक है, और ये 2018 में हुई एक घटना थी। ठीक है, आप मोटे तौर पर आप देखेंगे कि ये घटना जब होती है तो जैसे ही आप देखते हैं दिस काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन जब जैसे आती है, तो लोग जो हैं वो एक तरीके से क्या होता है, देशभक्ति की ओर एकदम कितना ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। बोला नहीं ठीक है, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये अटैक इतना ज्यादा था कि लोगों को अंदर से लोग जो है वो इतने ज्यादा मतलब उस पर फोकस हो गए, और बोले कि हमें आप बंदूक दे दीजिए, हम बॉर्डर पर जाकर मार देंगे, पाकिस्तान को निपटा देंगे। ये क्या है, एक घटना की वजह से आपका कहीं ना कहीं क्या है, एक अटैचमेंट हो जाता है उन लोगों के प्रति जो कहीं ना कहीं जो है आज अभी भी अब आज कोई नहीं क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो घटना जो है एक स्ट्राइकिंग पॉइंट हो जाता है। तो वैसे ही ये रेनेसां वाले जो मूवमेंट है, समाज के सुधार की जो घटनाएं हैं, वो एक सोसाइटी में एक मैसेज देकर जा रही हैं। हालांकि एग्जैक्टली एक ही दिन नहीं हो रहा है, जैसे पुलवामा तो एक दिन हो गया है, बट ये घटना जो है वो धीरे धीरे एक फाउंडेशन रख रही है कि नेशनल अवेकिंग मतलब कहीं ना कहीं जनता में वो एक नेशनलिज्म की एक फीलिंग्स लेकर आ रहा है।
ठीक है, कि सभी लोगों को एक साथ आना होगा। दूसरा हम देखेंगे द रिवाइवल ऑफ द इंडियन कल्चर्स एज ए टॉलरेंट रैशनल रिलीजन्स, मतलब हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार होगा। द पीपल आर थिंकिंग अबाउट द वेदास, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि यार हमें जानना चाहिए कि हमारे वेद में वाकई में क्या लिखा है। क्या सती प्रथा है? बोला नहीं है, ठीक है। हमारा कंसेप्ट तो टॉलरेंस वाला है, ठीक है। हमने हर कस्टम्स को, हमने हर सिस्टम को जो है उनको मॉडिफाई कर दिया है। ओवरऑल यदि हम कहें एक लाइन में, तो हमारी जो कल्चर है उसको फिर से एक पढ़ने की आवश्यकता है, फिर से उस पर डिस्कशन की आवश्यकता है, और जो बैड थिंग्स है, बैड कस्टम्स हैं, उसको हमें रिमूवल करना होगा। इन चीजों पर बात की जाती है। द कंडीशन ऑफ वुमेन्स, द अनटचेबिलिटीज, ठीक है, ऑल दीज काइंड ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू डेवलप, ठीक है। थोड़ी सी उनकी जो कंडीशन होती है वो थोड़ी बहुत सुधरने की कोशिश होती है। कंडीशंस तो आज तक नहीं सुधरी है। जैसे यदि हम बात करें, अभी भी आप देखिए कि एक उदाहरण हम देख लेंगे कि भाई हायर सोसाइटी है, वो तो क्या है, वो तो आपको उसका हिसाब किताब तो ठीक देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप समाज में यदि आप नीचे जाते हैं, नीचे मतलब कह सकते हैं लोअर कम्युनिटीज में जाते हैं या निम्न वर्ग में जाते हैं, तो उनकी स्थिति तो अभी भी वैसी है। गाँव में महिलाओं की स्थिति अभी भी वैसी है, ठीक है। तो मोटे तौर पर थोड़ी बहुत कंडीशन जो है, द रिफॉर्म्स ऑफ द वुमेन्स, अनटचेबिलिटीज, ठीक है, और जो डिप्रेस क्लास है उनका थोड़ा बहुत यहाँ पर सुधार देखने को मिलता है, और दबे कुचले वर्ग जो हैं वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं और ऊपर इस तरीके से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि द अटैक ऑन द हेरिडिटीज कैरेक्टर्स एंड द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम, यहाँ पर एक जाति व्यवस्था या उस पर एक बड़ा हमला होता है, बड़ा एक कठोराघात होता है। और अब यहाँ पर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, ठीक है, ये चार वर्ग जो हैं वो इस कास्ट सिस्टम पर जो है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन टाइप्स हो जाए। क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए क्या कर रहा है, सिस्टम में मॉडिफिकेशंस कर रहा है। अब लोगों को पता चल चुका है, एंड द डिप्रेस क्लास जो है वो क्या कर रहा है, इसको चैलेंज कर रहा है। बोला नहीं, कास्ट सिस्टम जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं हुआ था या नहीं हुआ था। और हमारे जो लीजेंड हैं वो भी इसी चीज पर बात कर रहे हैं। लीजेंड मतलब कौन? विवेकानंद। वो कहते हैं मानवता की सेवा। हमारे लीजेंड कौन? मतलब हमारे दयानंद सरस्वती। वे कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, हमें किस पर काम करना, स्वराज पर करना चाहिए। किसका राज? अपना राज्य, करेक्ट है। राजा राम मोहन राय कहते हैं कि भाई सती प्रथा को हटाइए, सती प्रथा नहीं है किसी भी सिस्टम में, और अच्छी चीजें हो तो आप उसको अडॉप्ट करिए। और आप अच्छी चीजें कहीं से भी अडॉप्ट कर सकते हैं, वो किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो कोई बड़ा हो। और हम यहाँ यदि क्रिश्चियन रिलीजन्स की कुछ अच्छी बातों को अडॉप्ट करें तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय लोगों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए, ना केवल बॉयज को बल्कि गर्ल्स को भी हमें शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं, इस तरीके के कंसेप्ट जब आप डेवलप होंगे तो क्या होगा, इन चीजों पर थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि समानता, दैट मींस इक्वलिटी की बात की जाएगी। आपका देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इक्वलिटी की बात की जाएगी, ब्रदरहुड की बात की जाएगी, गणतंत्र की बात की जाएगी। ये सब बातें जो है हमारे संविधान में अडॉप्ट की गई हैं, वो सब बातें यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कल्चर, संस्कृति, ये सब चीजों पर थोड़ा सा फिर से क्या है, लोग सोचने लगेंगे। और स्वदेशीकरण, अब देखो ये ठीक है, आगे चलकर हम क्या करने वाले हैं, इंडिजीनियस कंसेप्ट को अडॉप्ट करने वाले हैं और इसी को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे मूवमेंट में। द क्रिएशन ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द सैक्रिफाइस, सर्विस एंड रैशनलिज्म, ठीक है। त्याग मतलब क्या है, अभी तक हम क्या है, स्वार्थवाद की ओर थोड़ा सा जा रहे हैं। त्याग, सेवा, तर्कवाद की भावनाओं का निर्माण होगा, क्योंकि ये सीधा सीधा कह सकता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, बौद्धिक विकास हो रहा है, बुद्धि का विकास हो रहा है। और बुद्धि जब विकास होती है तो वो तर्क की ओर जाती है, और तर्क मतलब हम कह सकते हैं कि मोटे तौर पर हम कहें कि तर्क से ही जो है थिंकिंग और सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। गॉट इट माय पॉइंट्स? आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप अपनी एक मुस्कुराहट जरा मुझे भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सोसाइटी में एक मिडिल क्लास जो है वो डेवलप हो रहा है। ए मूवमेंट्स हैव दैट ग्रोथ ए मॉडर्न क्लास व्हिच वाज द कॉन्शियस ऑफ इट्स राइट्स, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे एक वर्ग बनेगा, और ये मध्यम वर्ग जो है, मिडिल क्लास, वो आपको देखने को मिलेगा कि ये मिडिल क्लास जो है अपने राइट्स के लिए बात कर रहा है, अपनी जो कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए बात कर रहा है। इन सब चीजों में हम देखेंगे तो एक नया क्लास होगा, और ये नया क्लास जो है आगे चलकर नेशनलिज्म्स, और नेशनलिज्म से आगे चलकर क्या करने वाला है, फ्रीडम स्ट्रगल्स की ओर काम करने वाला है। गॉट इट माय पॉइंट्स? इस तरीके से सिचुएशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। आप कनेक्शन करिएगा। यदि मान के चलिए नेशनलिज्म्स ना होता तो शायद हमें जो आजादी 1947 में मिल रही है वो 200 साल बाद और मिलती, क्योंकि हम तो जो है वो गवार हैं, सीधी सी बात है। एक लाइन में यदि कहा जाए, द इंडियन पीपल्स आर वेरी वेरी दैट मींस इलिटरेट, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ वी विल गेट द
फ्रीडम। हम अभी अपनी समस्या में ही उलझे हुए हैं। अरे तुम कौन हो, बोला शूद्र, बोला दूर रहो हमसे, ठीक है। अरे तुम कौन हो, बोला ब्राह्मण, आ जाओ पास में आ जाओ, ठीक है। तो अभी तो हम अपनी बेसिक कास्टिज्म्स इन सब समस्याओं में उलझे हुए हैं, और जब तक हम उन चीजों को नहीं हटाएंगे हम डेवलपमेंट की ओर कहां जाएंगे। डेवलपमेंट आज की डेट का, लेकिन उस जमाने में फ्रीडम स्ट्रगल का, सीधी सी बात है। तो 19th सेंचुरी के ये जो मूवमेंट हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस मूवमेंट आर वेरी, दैट मीन्स क्लियरिफाई कि ये इनका योगदान, इनका कंसेप्ट जो है वो आपको नेशनलिज्म उस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहां बात कर लेते हैं तो अभी अभी हमने एक खास चैप्टर को खत्म कर दिया है, और खास चैप्टर को हमने खत्म किया है, तो अब हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 1857 के रिवॉल्ट की ओर, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया, अब ये हम बात करने वाले हैं ग्रीस कार्टेज की बात कर रहे हैं। 1857 का विद्रोह क्यों होता है, और इसमें हम बात करने वाले हैं द मेन हीरो, द नेम इज कॉल्ड द, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो देखा ही होगा, और ये हैं हमारे आमिर खान साहब, और यही है हमारे मंगल पांडे। ये घटना की जो शुरुआत होती है वो एक कार्टेज की वजह से होता है, या कारतूस की वजह से होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ग्रीस कारतूस जो है वो यूज किए जाने वाले हैं। और थोड़ा सा गौर फरमाइएगा इनके इस बैच पर, ये 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक आपके जो सोल्जर होते हैं, और यही जो है भड़क जाता है सोल्जर, और ये सोल्जर भड़क जाएगा तो क्या करेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कशंस कर लेते हैं, क्या है किस तरीके से बैकग्राउंड हम देखते हैं। अब आप देख लीजिए हमने कितना लंबा सफर तय किया है, ठीक है, आप लोगों के सहयोग के द्वारा। 1757 से 1857, दैट इज 100 ईयर्स इज गोइंग टू कंप्लीटेड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशंस। 100 साल हो चुके हैं इस शोषण के, ठीक है, और इस शोषण के जो है शुरुआत हो चुकी है। द पीपल ऑफ इंडिया इज वेरी वेरी, दैट मीन्स मतलब एग्रेसिवली वेटिंग फॉर द फ्रीडम्स, ठीक है। वो अब जो है मुक्ति पाने के लिए लालायित हैं, या कह सकते हैं कि वो फ्रीडम चाहते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि क्या है। एंड दिस काइंड ऑफ द दैट मीन्स enlightenment is going to developed by the Renaissance in Europe. Inspired the Renaissance in Europe. यूरोप में रेनेसा हो चुका है, मैंने आपको बताया 14 to 16 सेंचुरी के आसपास, और ये जो फीलिंग्स हैं वो इंडिया में भी आ चुकी हैं, और इंडिया में भी आने चुकी हैं। तो इंडिया में आने के बाद जो है कि हम देखते हैं द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल की ओर जाते हैं, और इस तरीके से सिचुएशंस बनती हैं, ठीक है। तो 1857 के पहले भी कुछ विद्रोह हुए हैं, ऐसा नहीं है कि 1857 के पहले कुछ विद्रोह हुए हैं। थोड़ा थोड़ा हमको हम देख लेते हैं, एक कंसेप्ट में हम देखते हैं कि ये रीजनल विद्रोह है, रीजनल आपके रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, और ये सब अपनी अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत ये विद्रोह जो कन्वर्ट होगा 1857, तो हम इन पर जाएंगे नहीं, लेकिन हम मेन जो है डिस्कशंस करेंगे किसमें, हम बात करेंगे 1857 में, ठीक है। तो ये कुछ विद्रोह होते हैं अलग अलग सेक्शन में, ठीक है, जो 1857 के पहले हो रहे हैं। लेकिन इनका क्या प्रभाव होगा, ये इनका प्रभाव वैसे ही होगा जब आपके घर के बगल में जैसे मान के लिए एक छोटा सा क्या है कि आपका फटाका फूट जाता है, ठीक है, जैसे सुतली बम तो बड़ा होगा, ठीक है, आप वो कह सकते हैं मुर्गा छाप बम कह सकते हैं, ठीक है, छोटा सा बम, तो इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। अब देखिए उसके क्या कारण है इस विद्रोह के, हमें मेन जो क्वेश्चंस के कंसेप्ट के आधार पर समझना है, तो वो है हमारे विद्रोह के कारण। तो उन कारणों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमें 16 समझना होगा, और इसमें हम सबसे पहले आते हैं द पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारण। वो राजनीतिक कारण क्या है जिसकी वजह से हमारा 1857 का रिवॉल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिस्कशन उन्हीं पे कर लेता हूं, ठीक है, रीजंस पर, देन उसके बाद हम उसको समराइज कर लेंगे, ठीक है। अडॉप्टेशंस की पॉलिसी, डू यू रिमेंबर, हमने देखा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमने देखते हैं कि जो वो स्टेट जो ब्रिटिश एम्पायर के सहयोग के द्वारा स्टेबलाइज हुए हैं, वो रीजनल पावर, मतलब वो क्षेत्रीय सत्ताएं जिनको बनाने में ब्रिटिश एम्पायर का सहयोग है। यदि वहां के राजा का कोई रियल चाइल्ड नहीं होगा, वास्तविक जो उसका बेटा नहीं होगा, उस एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत मिला लिया जाएगा। क्या राजा कोई गोद ले सकता है कोई बच्चे को, दैट मीन्स हम कह सकते हैं अडॉप्टेशंस ले सकता है, बोला नहीं, देयर इज नो अडॉप्टेशंस पॉलिसी एंड इट वाज गोइंग टू ऑब्जर्व इन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब चूक का सिद्धांत, उस सिद्धांत के अनुसार आपके राज्य का एनेक्सेशन कर लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला।
और इस वजह से हम देखेंगे कि एक पॉलिटिकल कॉजेस बनते हैं और लोग या राजा या वहां के जो रहने वाले निवासी वो भड़क जाते हैं, और भड़क जाएंगे तो क्या करने वाले हैं, वो मंगल पांडे के साथ आ जाएंगे, आमिर खान के साथ आ जाएंगे। दूसरा हम देखेंगे कि दैट मीन्स एक्विजिशंस ऑफ द मिसकंडक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, या प्रशासन या शासन क्या जो है उसको कुशासन के आधार पर अधिग्रहण करना। इसके लिए हमें कुछ नहीं जाना, 1856 के अवध में आपको जाना है, और अवध में इस समय एक नवाब है, उन नवाब का नाम है आपको वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को एनेक्सेशन कर लिया जाता है, और ये एनेक्सेशन किया जाता है जिसकी वजह से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, भड़क जाएंगे, और भड़कने वाले कब हैं, 1857। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सिस्टम्स। और वाजिद अली शाह को क्यों हटाया गया था, आर्टिकल नंबर याद करिए, बताइए मैंने आपको क्या बताया था, एंड दिस वाज रिलेटेड टू द आर्टिकल नंबर डैश डैश डैश। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके बाद आप देखिए कि मैंने आपको बताया द टर्मिनेशन, दूसरा आगे देखेंगे द सब्सिडी लाइंस, सहायक संधि। हमने क्या देखा था, सहायक संधि एक मकड़ी के जाल के समान है, और ये मकड़ी का जाल जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कैसे एक जनरल बोगी के डब्बे में सारे के सारे पैसेंजर जो हैं वो एक रिप्लेस कर देते हैं। द ब्रिटिशर आर गोइंग टू दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो उनको रिप्लेस कर देते हैं। आप लोग आर्टिकल नंबर बताइए भाई कौन सा था, मैंने आपको क्या कनेक्ट करके बताया था, अवध के एनेक्सेशन से रिलेटेड। यू गाइस आर गेटिंग, और सो गए कि नहीं, सो तो नहीं गए। तो आप देखेंगे कि मोटे तौर पर ये सब्सिडी लाइन जो वेलेजरी के द्वारा लाया जाता है, दैट इज वेरी वेरी एम्बैरसिंग पॉलिसीज फॉर द रूलर्स, और रूलर्स जो हैं वो क्या है, वो खत्म किए जा रहे हैं। याद करो हैदराबाद में सबसे पहले हमने किया था इम्पोज, ठीक है, 1798 में, 1799 में यही हमने एक सब्सिडी लाइंस जो है वो आपका मैसूर में इंपोज किया। 1802 में हमने पेशवास को खत्म कर दिया। इसके बाद दुनिया भर की जो है आपको देखने को मिलेंगी, और ये क्या है, ये सहायक संधि है। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि 1856 में अवध के नवाब को हमने हटाया है, और हटाने के लिए वाजिद अली शाह को हमने हटाया था, और मैंने आपको जो है कनेक्ट करके बताया था एक आर्टिकल से। आपको याद है, यस और नो? आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ पाए, चलो ठीक है, आप इसको आगे खत्म करते हैं, ठीक है। आई एम आस्किंग, एक्चुअली मैंने आपको कनेक्ट करके बताया था कि 1856 में जो अवध में हुआ उसका पीछे कारण है प्रेसिडेंट रूल इन द अवध में एक राष्ट्रपति शासन लगा देना, और वो राष्ट्रपति शासन जो है वो डलहौजी ने लगाया। बिल्कुल सही आपने कहा। और डलहौजी ने ये वाली जो सिस्टम लगाया था वो वैसे ही है जैसे आप प्रेसिडेंट रूल लगाते थे स्टेट में। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपसे मैं आर्टिकल का पूछ रहा था, और आर्टिकल नंबर 356 यहाँ कनेक्ट। आई एम जस्ट मैं यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ा है, और वो कनेक्शन जो है वो ये है कि आपको इसको आसानी से समझने के लिए मैंने उपयोग किया था, है ना, ठीक है। तो हिस्ट्री इज गोइंग टू कनेक्ट विद द पॉलिटिक्स, थोड़ा सा ये है। तो शायद मुझे लगता है कि मैं हिस्ट्री की मर्यादा भूलकर पॉलिटिक्स में चला गया, इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, तो मैं इसका ध्यान रखता हूँ। और अब हमने देखा कि तो सहायक संधि आपको समझ में आया, हमने देखा था जनरल बोगी का डब्बा, और दूसरा आपने देखा कि जनरल बोगी के डब्बे के साथ हमने देखा कि हमने कई राजाओं पर ये पॉलिसीज इंपोज की है, तो ये पॉलिटिकल कॉजेज हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए पेंशन और पदों को समाप्त करना। पेंशन याद करिए, अंग्रेज क्या करते थे, ब्रिटिश क्या करते थे, वो आपकी पेंशन आपको बोलते थे, आपको हराते थे, आपके साथ ट्रीटी करते थे, और आपके साथ एक पेंशन लगा देते थे, पेंशन जोड़ देते थे, और पेंशन जोड़ने के बाद उस पेंशन को क्या कर देते थे, बंद कर देते थे। और जैसे ही आपने पेंशन को बंद किया तो क्या हो गई शुरू टेंशन, और जब टेंशन शुरू हो गई तो क्या होगा, अब भाई किसी का घर नहीं चलेगा, किसी का खर्चा नहीं चलेगा। इन सच कंडीशंस क्या होगा, इन सच कंडीशन रिवॉल्ट ही तो होगा। और इसमें कई उदाहरण है। अकबर सेकंड याद करो,
अकबर सेकंड किसको भेजते हैं? ट्रिपल आर को भेजते हैं भैया, अभी अभी देख लिया, सीख लिया। अब आप समझ रहे हैं, सारी चीजें आपकी जुड़ती जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। जब तक आप उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे, पिछली घटनाओं को, उन सबको समराइज नहीं करेंगे, आपको वो चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाएंगी। तो कोशिश ये करें कि सारी चीजों को रिवाइज करें और ये क्लास अटेंड करें, तो उससे क्या होगा, चीजें कनेक्ट हो पाएंगी, जल्दी आप कनेक्ट सीख पाएंगे और उसको आपको याद रह पाएगा। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं बार बार इसीलिए चीज को कनेक्ट करने के लिए कहता हूं। जितना आप कनेक्शंस कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और एक स्टोरी की तरह सारी चीजें चलती रहेंगी, आपको याद रहेगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे, है ना। ठीक है, तो अकबर के समय पर यह घटना आपको देखने को मिलती है। राजा राम मोहन राय जाते हैं, उनकी पेंशन बंद की जाती है, मुद्दा यही होता है, टेंशन हो जाती है अकबर को और ये पॉइंट हमारा वेरीफाई हो जाता है, करेक्ट है। अब आप देखेंगे कि वो पदों को खत्म कर देंगे आगे चलकर, वो कई चीजें, अब जैसे उन्होंने अवध का एनेक्सेशन कर लिया, वो पद खत्म कर दिया, ठीक है। इस तरीके का काम जो है लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और ये पॉलिटिकल इंटरप्शंस अंग्रेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम यहां पर विद्रोह करने जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा मुगल बादशाह जो है, ठीक है, हमारे मुगल बादशाह हैं, उनको क्या कर दिया, वो एक नॉमिनल रूलर की तरह है। याद करिए, शाह आलम को इलाहाबाद में आपने कैद कर रखा था। डू यू रिमेंबर बैटल ऑफ बक्सर? शाह आलम को बक्सर के युद्ध के बाद आपने इलाहाबाद की ट्रीटी की और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उसको आपने बंद कर दिया। अब आप देखिए, हमारे देश का बादशाह है और आप उसके साथ फीलिंग्स इस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, तो लोगों को पसंद आएगा? बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो मोटे तौर पर एक नॉमिनल रूलर है, 1771 के आसपास जो है उसको वापस दिल्ली लेके आया जाता है, वो भी मराठाओं की मदद से, और 1780 में जो है उसे ब्लाइंड कर दिया जाएगा और 1803 में आप एनेक्सेशन कर लोगे। तो ये हमें पसंद आएगा? ये नहीं आएगा, पसंद आएगा, ठीक है। देखिए, हम कितनी भी बुराई कर लें हमारी गवर्नमेंट की, सरकार की, लेकिन उसे हमारे जो है वो हमारा देश का रिप्रेजेंटेटिव है, उस पद की गरिमा जो है कि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और हमें उसके साथ एक विशेष तरीके का व्यवहार करना चाहिए, कि जो एक जो तरीका होता है मर्यादा पूर्वक, है ना, तो वो चीजें होनी चाहिए। आप भले ही आप जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो कहीं कुछ नहीं कर रहा है, आलोचना आप करिए, लेकिन उस पद की तो गरिमा रखिए। समझ में आया कि नहीं? हमें प्राइम मिनिस्टर की हम इज्जत कर रहे हैं, इसलिए हम नरेंद्र मोदी साहब को जो है रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, वहां ऐसा इस तरीके से समझने के लिए। इसके अलावा हम देखें भारतीय उच्च वर्ग के साथ अन्याय, तो दैट इज आल्सो रिलेटेड विद द सेम काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। पॉलिटिकल कारण के बाद हम रिलीजियस कारण की ओर थोड़ा सा देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि मिशनरीज किस तरीके से आते हैं, एंड दे आर गोइंग टू प्रमोट of the Christianity and was allowed through the charter 1830। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म के प्रचार करने की एक जो है आपकी परमिशन मिल जाती है, जिससे इंडियन लोग जो है समझते हैं कि अब हमारा धर्म जो है खतरे में है। इन दैट वाज द रीजन ऑफ द रिलीजियस कॉजेस। इसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षा संस्थानों में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता है। अब आप देखेंगे जो आप एजुकेशन पॉलिसीज लेकर आ रहे हो, उस एजुकेशन पॉलिसीज में आप क्या पढ़ाएंगे, आप जो है वो आप ABCD नहीं पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे वहां पर कि क्रिश्चियन धर्म इज द बेस्ट, ठीक है, क्रिश्चियन रिलीजन सबसे बेस्ट है, ईसा मसीह ने जो है वो आपका मतलब धर्म के लिए क्या है अपनी जान दे दी, है ना, आपके धर्म में क्या है, आपके धर्म में सती प्रथा है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो रिलीजन से जुड़ी हुई है, इस तरीके से हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन्स हम कहीं ना कहीं आपसे जो है भेदभाव करेंगे, और भेदभाव जब हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें सबसे आगे खड़ा कर दिया जाएगा पिटने के लिए। कौन से रिलीजन्स के? बोला हम जो है इंडियन रिलीजन्स, मतलब कह सकते हैं हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के हैं। बोला ठीक है, तुम एक काम करो, ये मुस्लिम खड़ा हो गया, ये हिंदू खड़ा हो गया और नीचे पीछे क्रिश्चियन, तो लड़ाई होगी तो सबसे पहले कौन मरेगा, हिंदू मरेगा या मुस्लिम मरेगा? मुस्लिम मरेगा, और क्रिश्चियन जो है वो कमांड दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है, और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सही नहीं होते। थोड़ा बहुत हमारा पुनर्जागरण हो चुका है, ये हम देखेंगे। तो मोटे तौर पर ये रिलीजियस कॉजेस हैं, आप देखेंगे इसकी आलोचना की जा रही है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि, और दूसरा हम देखेंगे कि उन्हें कोई हायर पोस्ट नहीं दी जाती है, ठीक है। उनको बोला जाता है कि यदि आपको हायर पोस्ट लेना है तो आपके पास क्या है, आपका रिलीजन एक विशेष प्रकार का होना चाहिए, दैट इज क्रिश्चियन रिलीजन्स, अदरवाइज ठीक है आपको जो है हम हायर पोस्ट पर अडॉप्ट नहीं करेंगे। मतलब आप देखिए, ये तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आइडियोलॉजी है उसके जस्ट विपरीत है। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोल रहा था? अलाउद्दीन खिलजी हमने देखा था कि वो रिलीजन की परवाह नहीं करता है, और वो उनकी योग्यता जो क्वालिफिकेशन है उसको
कंसीडर करता है। तो ये तो इनके भी पप्पा निकले, सीधी सी बात है। मतलब तो मोटे तौर पर विद्रोह तो होना है, आपने यदि इस तरीके से काम किए तो ये तो घटनाएं होंगी। सामाजिक कारण मतलब रिलीजियस कंसेप्ट, और रिलीजियस कंसेप्ट में हम देखते हैं द बैड बिहेवियर विद द इंडियन सोसाइटी, समाज के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन आपको सबको पता है। भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार का मतलब है उनका एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, दुनिया भर के लैंड रेवेन्यू टैक्स हमने देखे, और उन्हें समाज में निम्न देखा जाता है, उनके साथ मतलब कि दास जैसा व्यवहार किया जाता है, गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन कस्टम्स में वो क्या करते हैं, आपका इंटरप्शंस करते हैं। अब आप देखिए 1829 में क्या कर दिया है, 1829 में आपने सती प्रथा को खत्म कर दिया। ये हालांकि ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, मतलब आप देखेंगे कि ये एक पॉजिटिविटी है समाज को सुधारने के लिए, लेकिन भारतीय जनता को कौन समझाए, उन्हें नहीं मालूम था कि भाई सीधी सी बात है, आप हमारे समाज हमारी प्रथाओं पर आप इंटरप्ट करोगे तो जनता तो भड़क जाएगी। 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश किया गया। 1856 में विडो री मैरिज एक्ट लेके आया गया, जो अंग्रेजों का इंटरप्शन है भारतीय सोसाइटी में, और इसकी वजह से जनता भड़क जाएगी, और जनता भड़क गई तो क्या होगा, मंगल पांडे आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये देखिए मैंने आपको पीछे भी बताया था, कम्युनिकेशंस, ठीक है, संचार के माध्यम जो है। अब आप देखिए रेल का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इसके बाद आप देखिए जो कम्युनिकेशंस के माध्यम डेवलप हो रहे हैं, दैट मींस हम कह सकते हैं डाक तार व्यवस्था जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है, पोस्टल ग्राम, ठीक है, हम क्या पोस्ट जो वो है, ये सारी की सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के माध्यम डेवलप हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट अंग्रेजों ने किसके लिए किया, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के लिए किया, लेकिन वो अंग्रेजों के बेनिफिट के लिए था। लेकिन भारत की जनता क्या समझ रही है, अरे ये तो क्रिश्चियन रिलीजन्स को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास हैं। All these concepts are related to the development of the Christianity in the Indian society। और अब हमारा धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, तो इसकी वजह से जो है समाज में एक मैसेज जाता है और समाज के लोग भड़क जाएंगे। आप दूसरा आप देख रहे हैं कि वो भारत के समाज और भारत के कल्चर को क्या कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोला कि भारत का कल्चर जो है वो बहुत ही बेकार है। इससे अच्छा तो जो है वो हम देखेंगे कि ब्रिटिश कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, इसमें आप देखेंगे सती प्रथा नहीं होती है, इसमें मोनोथिज्म का कंसेप्ट है, सिंगल गॉड की थ्योरी है, आपके यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है। तो इस तरीके से ही तो मैं बड़ा आपको आसानी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंग्रेज इसको बड़े बुरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ये बताते हैं। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम देखेंगे रिवॉल्ट कन्वर्ट होगा, ये सोसाइटी पर अटैक किया है, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिकल रीजंस या आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कि देखो आर्थिक कारण तो हमने बड़े ही इत्मीनान के साथ सीखे हैं, 3 स्टेज मैंने आपको यकीनन समझाए थे, और इस चीज को तो समझने के लिए आपको समझना होगा, मैंने आपको बताए थे 3 स्टेज, डू यू रिमेंबर, ठीक है। वो किस तरीके से कंपनी के तौर पर आते हैं, कंपनी के तौर के बाद उन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के लिए भारत का शोषण किया, और बाद में अपने ही निवेश किस आधार पर किया, वो निवेश हमने देखा था म्यूचुअल फंड के आधार पर। कि इस तरीके से हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, दैट इज द सिंगल थ्योरी एंड दिस कॉल्ड द ड्रेन ऑफ द वेल्थ। धन का निष्कासन होता है। ड्रेन मतलब क्या हो सकता है, निष्कासन होना, और ये निष्कासन कहां हो रहा है, इंडिया से ये निष्कासन हो रहा है आपका ब्रिटेन की ओर। और याद करिए वो स्पंज की वो तस्वीर, ठीक है, या वो बादलों को जो क्या करते थे, जो गंगा नदी से जो है पानी को खींच लेते थे, और वो हम देखते हैं कि वो बारिश कहां करवाते थे, वो थेम्स नदी के किनारे करवाते थे। इकोनॉमिकल कॉजेस में आप लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज को भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो है वो इकोनॉमिक से भी जुड़ी हुई हैं। आप पर टैक्स का बोझा इतना ज्यादा है कि आप उस टैक्स को पे नहीं कर पाते, टैक्स नहीं दे पा रहे हो, आप एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे हो, उस टैक्स को वसूलने का तरीका आपका बहुत दयनीय है। ये सारे के सारे कारण जो हैं इकोनॉमिकल कॉजेस के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, उनको हम देख लेते हैं, मिलिट्री कॉजेस, ठीक है। मिलिट्री कारण इसलिए है क्योंकि ये सेना से जुड़ा हुआ विद्रोह हम कह सकते हैं, और ये विद्रोह ही फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाएगा। अब आप देखिए कि भारतीय लोगों को क्या है कि उच्च पदों पर क्या किया जाता है, अपॉइंट नहीं किया जाता है। तुम कौन, बोला इंडियंस, बोला तुम तो इस पोस्ट के लायक ही नहीं हो, ठीक है, तुम्हारा धर्म भी वैसा नहीं है, तो ये चीज तो आप छोड़ दीजिए। सैलरी आपकी जो है वो इक्वल नहीं मिलती है, सैलरी में आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है, सैलरी बराबर नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आदमी तो भड़क ही जाएगा।
दूसरा हम देखेंगे कि उनके साथ गाली जो है दी जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें क्या कर दिया जाता है, युद्ध के दौरान सबसे पहली लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, बोला ये इंडियन, 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 और उसके बाद जो है ब्रिटिश आर्मी होती है। ठीक है, मतलब मोटे तौर पर मतलब मरेगा तो सबसे पहले कौन मरेगा, इंडियंस मरेगा, या इंडियन लोग जो है वो खत्म होंगे, उसमें ब्रिटिशर्स को नुकसान नहीं होगा। तो उनके साथ व्यवहार मतलब इस तरीके से किए जाते हैं, उसे पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता वॉर के दौरान। और यदि हमला होता है तो उसमें ब्रिटिशर्स जो है वो सेफ हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि उनके साथ इस तरीके के व्यवहार किए जा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, खाने में व्यवहार उनको किया जा रहा है, उन्हें अग्र पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है। उसके अलावा उनको बोला जाता है कि अब तुम्हें जो है कहाँ जाना होगा, अब तुम्हें अफ्रीका में जाना होगा, अब तुम्हें जो है वो दूसरे हमारी कॉलोनीज में जाना होगा। तो इंडिया के लोग जो हैं, जो इंडिया के जो सोल्जर्स हैं, वो उनके मन में ये है कि यदि हमने अपने देश के बाहर गए, यदि हमने 7 समंदर पार किया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि ये कहानी इस तरीके से ये है कि दे आर थिंकिंग अबाउट द रिलीजन्स, ठीक है, दे आर, तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स पर हर्ट हो रहा है। जैसे आज की डेट में आप देखिए, कुछ मत करिए, ठीक है, लेकिन आपके धर्म के बारे में आप कुछ ऊपर नीचे बोल के देखिए, आप पर लोग जो है भड़क जाएंगे, आप ट्विटर पर ट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, भले ही आप धर्म की बुराई करें, ठीक है, मतलब वो रिफॉर्म्स को लेकर कर दें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटा ही एग्जांपल दे देता हूं कि हमें जो है वो दुर्गा पूजा और आपकी गणेश पूजा को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे एनवायरमेंट भी इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, और जो उसमें काम में लगे लोग हैं उनको किसी और चीज में आप लगाकर उनको बचा सकते हैं, एनवायरमेंट को इंपैक्ट हो रहा है। या यदि आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो सारी की सारी मूर्तियों को आप नदी में ना करके उनको एक किसी ऐसे स्थान पर करें जो जहां पर एनवायरमेंट को इंपैक्ट ना हो। ठीक है, या डीजे का उसमें कह सकते हैं प्रतिबंध लगाया जाए, तो हो सकता है कि मेरी विचारधारा से कई लोग सहमत ना हो, आइडियोलॉजी से कोई लोग सहमत ना हो और वो मेरे पर भड़क जाए। तो अब ऐसा ही यहां पर देखने को मिलता है कि भारतीय लोग की जो थिंकिंग थी कि देश के बाहर जाना वो एक अच्छी बात नहीं है, और अच्छी बात नहीं है इस वजह से लोग जो भारतीय सैनिक हैं वो बाहर जाने से मना करते हैं, और इसकी वजह से उन्हें पनिशमेंट या उनकी सैलरी में कटौती, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम देखेंगे मिलिट्री वाली जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, और जब संतुष्ट नहीं है तो घटनाएं तो बनती हैं, और मिलिट्री वाला भड़क जाएगा। मिलिट्री वाला कौन है, दिखाया था अभी। एक कारण और होता है, और वो होता है चर्बीदार कारतूसों का उपयोग करना। ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो कारतूस है उनमें जो है गाय की चर्बी और आपके सुअर की चर्बी का प्रयोग, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भी ये तात्कालिक कारण, दैट इज इमीडिएट कॉजेस। ठीक है, अब आप देखिए कि वास्तविक देखो क्या होता है कि जनता भरी बैठी होती है ना, और जनता भरी बैठी होगी, देखो तो वो घटना कब आएगी, वो चुनाव के समय निकल कर आएगी, कौन क्या कैसे कहा। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये कारण आपको समझ में आ गए या नहीं आ गए? अब देखिए थोड़ा सा चीजों को फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मैं 1857 की यदि हम बात करें, 1857 की एक रिवॉल्ट हुआ, और 1857 के रिवॉल्ट के कारण या रीजंस हमने कॉजेस को डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके कारण हमने इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल, इस सारे के सारे कारण हमने डिस्कस किए। ठीक है, हालांकि ये रिवॉल्ट जो है वो एक फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि हमने देखा कि इस रिवॉल्ट के पीछे यदि हम देखेंगे कि यूनिटी आपको देखने को नहीं मिलती। अब देखिए इसमें अलग अलग कैरेक्टर हैं, और ये सारे के सारे अलग अलग कैरेक्टर जो हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ किस लिए रहे हैं, वो अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। जैसे यदि हम देखें कि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो किस लिए लड़ रही है, वो अपनी झांसी के लिए लड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा बहादुर शाह जफर है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, या वो कह सकते हैं वेंटिलेटर पर है, वो हमें देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति के समय सब अपने अपने व्यक्तिगत मुद्दों के लिए लड़ रहे थे। उसी में एक थे बाजीराव सेकंड, जिनको हम नाना पेशवा के नाम से जानते हैं, और नाना पेशवा जो है वो लड़ रहे थे किसके लिए? अपनी पेंशन के लिए।
उनकी पेंशन बंद कर दी जाती है, उनको हो जाती है टेंशन, और जब टेंशन खत्म होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है रिवॉल्ट में। ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 1857 क्रांति जो है वो फेल हो जाती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, मैं देखो, अब हमें जो बात करनी है वो हमारे नेशनलिज्म्स की बात करनी है। और नेशनलिज्म्स एक तरीके से क्या है कि लोगों का जुड़ना, लोगों का मिलना, लोगों को यूनाइटेड करना। और जब इस तरीके से हम देखते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट फेल तो हो गया, लेकिन उसने एक चिंगारी आपके मन में जगा दी है, और वो मन में क्या है? वो है नेशनलिज्म्स की फीलिंग, राष्ट्रवाद। और दूसरा आप देखते हैं कि ये राष्ट्रवाद में एक तरीके से एक कंट्रीब्यूशन है हमारे रेनेसा का भी, जिसको अभी अभी हमने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंदा, ठीक है, इसके अलावा हमारे बहुत सारे लीडर्स जो है वो हमने देखे। उन सब का एक कंट्रीब्यूशन होगा और लोग जो हैं वो यूनिटी की ओर जाएंगे, मतलब वो एकता कपूर की ओर जाएंगे, और यूनिटी होगी तो कुछ इस तरीके का पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? तो अब क्या होगा? अब आपको बस एक चैनलाइज करने की जरूरत है, आपको एक लीडर की जरूरत है, और वो लीडर जो है वो कहेगा फॉलो मी, और वो नेशनलिज्म का एक फ्लैग लेकर जो है जब इस तरीके से निकलेगा तो पीपल आर फॉलोइंग द लीडर्स, और वो लीडर को वो फॉलो करेंगे, और ये लीडर जो है आगे चलकर जो है फ्रीडम स्ट्रगल्स में अपना कंट्रीब्यूशंस देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कनेक्शंस को आप जोड़ें, ठीक है। जो आपका जो 1857 की जो क्रांति है, या उसके बाद जो कुछ लीडर वगैरह थोड़े बहुत बन रहे हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको यूनाइटेड कर रहे हैं। वो यूनाइटेड क्यों कर रहे हैं? वो आपके नेशनलिज्म के मुद्दे पर आपको कर रहे हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई समस्या या कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर मैं नेशनलिज्म्स की ओर आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि जो आपके जो यूनिटी है वो आपको यहां देखने को मिल रही है, और इस यूनिटी को हम एक चैनलाइज वे में लेकर जाएंगे। और ये चैनलाइज वे क्या है? ये चैनलाइज वे हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है। अब ये फ्रीडम स्ट्रगल्स भी थोड़ा सा हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखने वाले हैं। दो पार्ट में किस तरीके से देखने वाले हैं? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सब आपको पता है, ठीक है। दूसरा है बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, हालांकि ये कचरा ही है, ठीक है, और इस कचरे को भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब 1857 से लेकर जो है 1885 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सेक्शन है जिसमें बहुत सारी रीजनल जो है पार्टीज बन जाती हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो एक खास मुद्दे के लिए अभी भी हम जो है यूनाइटेड नहीं है। और ये है 1885 से आपकी आजादी तक का समय, मतलब 1947 तक का समय। एक लंबा सफर यहां हमें तय करना है। तो ऑलमोस्ट वी आर इन द लास्ट सेक्शन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। हम इंडियन हिस्ट्री के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। हमने ए से लेकर जेड तक का सफर तय करना है। तो आप कह सकते हैं कि वो एक्स वाई जेड, दैट लास्ट है ना, ये तीन फेज आपको देखने को मिलेंगे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो हाथी निकल गया, बस अब पूंछ रह गई है, लेकिन ये पूंछ छोटी मोटी नहीं है, ये पूंछ भी बहुत बड़ी है। तो ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्ट्रगल का जो टाइम है, और वो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरीके से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, और इसको हम जो है फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब एक और हमें समझना है कि ये जो आपके नेशनलिज्म्स हैं उनका प्रभाव आपको थोड़ा सा देखना होगा, समझना होगा। ये प्रभाव जो है वही चैनलाइज होगा आपके फ्रीडम स्ट्रगल में। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई क्लियरिटी, कोई इश्यूज, कुछ क्वेश्चंस लेने आपके पास हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। मैं अभी हूं, क्योंकि मैं अभी नया चैप्टर शुरू करने से अच्छा है कि हम उस पर थोड़ा सा डिस्कशंस कर लें। पिंकी जी, राकेश जी, निगम जी, शिवांगी जी,
आप लोगों का मौन जो है वो मुझे कुछ संकेत दे रहा है कि कोई डाउट नहीं है। क्या मैं ऐसा समझूं, या कुछ डाउट है तो आप बेहिचक होकर पूछें। सर वर्मा के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट था? ओके। चलो ठीक है। ये जो वर्मा वाला जो कंसेप्ट आप पूछ रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा उस समय लेंगे जब हम थोड़ा वायसरायज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वायसरायज वाला जो सेक्शन होगा उसमें हम इस सेक्शंस को ले लेंगे जो आप पूछ रहे हैं, वर्मा वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो उसके दौरान हम इस पर डिस्कशंस कर लेंगे और ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा, वर्मा के साथ क्या कंसेप्ट है। एक्चुअली उसमें ये है कि वर्मा वाला जो म्यांमार वाला पार्ट है, वहां पर आपको जो है वो वुड्स देखने को मिलेगी, जो आपके सागौन के वृक्ष होते हैं उन पर मेन जो है इश्यूज होता है, जिसकी वजह से ये वॉर आपका आगे कन्वर्ट होगा। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा अलग से एक सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी, और कोई किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? तो पीडीएफ में आपको मिल चुके हैं। पीडीएफ में आपको 1857 वाला पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसके बाद हम नेशनलिज्म वाला पीडीएफ मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। उसके बाद हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो वर्मा वाला जो सेक्शन है उसका भी मैं आपका एक जो सेशन है उसको हम ले लेंगे। और लास्ट में हम एक डाउट वाला, अभी तो खैर अभी काफी लंबा है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक काफी लंबा सेक्शन है, उसमें हम काफी देखेंगे। इसमें जो आपके जो जो क्रांतिकारी वाले सेक्शन है, भगत सिंह वाला पार्ट है, वो भी हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो कहानी है वो हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, रिवीजन करना होगा, बिना रिवीजन के पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। और यदि आपको कोई टॉपिक में कोई इश्यूज है तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको एक शॉर्ट वे में जो है आपको शेयर कर दूंगा। तो ताकि क्या है कि यदि आपको कोई किसी टॉपिक में खास कुछ समस्या हो रही है, या आप खैर वीडियोस तो आप पूरा देख ही सकते हैं, ठीक है। तो वहां पुराना जाकर देख लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। रिवीजन्स के बिना जो है सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। और मैं आपको ये बोलता हूं कि आप डेली पढ़ते जाएं, डेली आप उसको रिवाइज करते जाएं, तो क्या होगा, जल्दी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। दूसरा, आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है कि भाई उससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। अब देखिए, हम जैसे बात करेंगे, लेट सपोज मान के चलिए स्वदेशी मूवमेंट की। अब स्वदेशी मूवमेंट का कनेक्शन लेट सपोज आप देखेंगे भाई कि हमारे नॉन कोऑपरेशन में है, तो भाई उसको थोड़ा सा कनेक्ट करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा आप फटाफट कनेक्ट करिए जल्दी से जल्दी, और जितना जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, आपको वो वहीं के वहीं आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बीच बीच में पूछता रहता हूं, तो थोड़ा सा आप कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे, और कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव फीडबैक आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको याद होता जाएगा, मेमोराइज होता जाएगा, आपको फिक्स होता जाएगा, ठीक है। और समझने में बहुत आसानी रहेगी। सारी चीजें बहुत सारी इजी हैं और कनेक्ट हैं। आप जितना उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान के चलिए हम मॉडर्न हिस्ट्री कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और हम यहाँ पर एंशिएंट की भी चर्चा करते हैं, वेद की बात करते हैं, उपनिषद, तो आपको वो भी रिवाइज करना चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर वही चीज है कि वही दयानंद सरस्वती बुरा मान जाएंगे, और दयानंद सरस्वती बुरा मान जाएंगे, मतलब इतिहास बुरा मान जाएगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ठीक है। तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशंस बहुत जरूरी है। यही तो नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म एक के बलबूते नहीं चलता है। फॉलो मी मतलब दैट मीन्स आई नीड योर सपोर्ट। शिवांगी, ठीक है, निगम जी, कटियार साहब, ठीक है, पिंकी जी, ये सब आपके, ये आप ही लोग हैं, है ना। तो इनको हमें साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो इनको साथ में लेके चलने के लिए क्या करना होगा, हमें आपको
आपका पुनर्जागरण करना होगा और आपका रहने सा हो चुका है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा सहयोग दें, कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। जब उसमें बिना उसके मजा नहीं आता है, थोड़ा सा आप एनर्जी के साथ काम करें। Got it my points, ठीक है। तो आप सभी का दिन शुभ हो। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, जबरदस्त रहें, मदमस्त होकर पढ़ते रहें। सर एक रिक्वेस्ट है, इफ पॉसिबल हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस की लिस्ट में क्लास के साथ उसका टॉपिक भी इंक्लूड हो पाएगा। हाँ ठीक है, ओके। रिकॉर्डेड क्लासेस की लिस्ट में क्लासेस के साथ उसका टॉपिक भी इंक्लूड हो पाएगा। अच्छा ओके, मतलब टॉपिक्स, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। नहीं एक्चुअली वो काम जो है वो शायद सर करते हैं, तो मैं उनको बोल दूंगा कि जो अच्छा क्लास नंबर जैसे 85 है तो उस क्लास नंबर का 85 में क्या डिस्कशंस हुआ है ना, ऐसा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक काम करूंगा, वो लिस्ट जो है अपडेट कर दूंगा और सर को मैं वो सर को मैं बता दूंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको लेकिन एक्चुअली यदि आप सीक्वेंस चल रहे हैं तो वहीं से हम देख लेंगे। खैर ठीक है, मैं सर को ये चीज़ अपडेट कर दूंगा। सर क्वेश्चंस, हाँ मैं इनके क्वेश्चंस भी दिया करें। हाँ हाँ ठीक है, इनके क्वेश्चन जो है वो कुछ बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हो पाए तो इस वजह से मैं आपको नहीं भेज पाया। तो उसका पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। मिडावल और थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं और कोई क्वेरी हो तो आप हम फिर बाद में मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर।